जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आज जो पेपर हम सब कवर करेंगे वह पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 को है, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसी दिन यह पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब जो आपके CDP के 30 क्वेश्चन थे, इसको हम सब कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम सब जो आपके EVS के, हिंदी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज का आपका पेपर दोस्तों पेपर 1 है। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई स्टडी मटेरियल होता है तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि एग्जामिनर इसमें पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन को रट लें, हमको सेम टू सेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से एग्जामिनर कैसे हमसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ रहा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लगेगा चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन ऑप्शन, चारों ऑप्शन तो सही हैं लेकिन चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित 2011 से लेके 2024 जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 डेली सॉल्व कराए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी आपको जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसके पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आपको थ्योरी क्लासें देखनी है, CDP, EVS, संस्कृत, मैथ, हिंदी, जो भी देखना है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासें देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्वेश्चनों की संख्या जो होती है सीक्वेंस वाइज आप समझ लीजिए। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सबसे पहले आपका बाल विकास CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 1 से लेके 30 तक रहते हैं। उसके बाद गणित रहता है, गणित जो कि 31 से लेकर 60 तक रहता है। फिर पर्यावरण है जो कि 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके पास ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं अंग्रेजी या हिंदी जो भी आप लिए रहते हैं वह आपका 91 से लेकर 120 तक रहता है। फिर जो 22 भाषाएं होती हैं, 22 भाषाएं में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। जो सेकंड लैंग्वेज होता है उनकी संख्या दोस्तों 1 से 21 ले से 150 तक होती है। इसमें दोस्तों अगर हम सब CDP की बात करें तो CDP में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके कंटेंट से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। कौन है दोस्तों? तनुज है जो कह रहा है कि हम भाला फेंकने में हिस्सा लेंगे और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। दोस्तों भाला फेंकने में तनुज हिस्सा लेगा लेकिन रस्सी जो है कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह खाली जगह प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह कथन किसको प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समानता, या फिर थर्ड ऑप्शन है जेंडर समता, या लास्ट ऑप्शन है जेंडर रूढ़वादिता। दोस्तों ऐसा कहीं बुक में लिखा गया है कि सिर्फ बच्चे ही भाला फेंक सकते हैं, लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती? यह दोस्तों जेंडर रूढ़वादिता की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए ऑप्शन इसमें 4th सही होगा। यह जेंडर रूढ़वादिता को बता रहा है कि आप कहिए कि लड़कियां जो हैं भाला नहीं फेंक सकती, लड़कियां सिर्फ रस्सी से कूदने वाला काम करेंगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें जो है ऑप्शन आपका 4th सही होगा, जेंडर रूढ़वादिता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपसारी चिंतन की बात करता है। दोस्तों चिंतन आपका 2 प्रकार से होता है, एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। अगर हम सब अपसारी और अभिसारी को आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि ऑप्शन आप देख के ही बता दें कि अपसारी और अभिसारी मतलब क्या होता है। अपसारी मतलब होता है जैसे अभी आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछें, जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे, जितने भी बच्चे रहेंगे सब यही बताएंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लेकिन ऐसे अगर हम पूछें कि भारत की राजधानी की विशेषता बताइए, तब क्या फिर नई दिल्ली ही बताएंगे? सभी का आंसर अलग अलग होगा। दोस्तों यही होता है अपसारी और अपसारी में अंतर होता है। अपसारी जो होता है दोस्तों, जब हम पूछते हैं कि भारत की राजधानी की विशेषता बताइए, यह कैसे चिंतन है? यह अपसारी चिंतन हो जाता है। लेकिन जब कहें कि भारत की राजधानी क्या है, यह आपका अपसारी चिंतन हो जाता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है
कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। क्या पहले ऐसा जो अभिसारी चिंतन होता है क्या ऐसा करता है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जो अभिसारी चिंतन होता है एक ही समाधान पर स्थिर रहता है। तो अभी तक तो ये सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है एक ही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अभिसारी चिंतन दोस्तों एक ही जगह स्थिर रहता है, कई उत्तरों पर प्रोत्साहित नहीं करता, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। क्या ऐसा है कि यह गणितीय अभिसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देगा और यह मौखिक क्षमताओं को नहीं दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, तो यह गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है दोस्तों, और यह दोस्तों अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थित होता है। जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होते हैं वह आपके अभिसारी चिंतन में आते हैं, इसको जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है दोस्तों। कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, जो भी नहीं पूछा जाए उसमें जो आंसर आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हम फर्स्ट देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। सेकंड ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। थर्ड ऑप्शन है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। लास्ट ऑप्शन है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें डी सही होगा। एक मिनट, डी सही है। निश्चित पाठचर्या जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, इसमें जो गलत है, गलत क्या है? निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अब ऐसा तो है नहीं समावेशी कक्षा एक फिक्स होता है। समावेशी कक्षा मतलब ये नहीं होता कि उसे एक ही जगह फिक्स कर दीजिए, निश्चित पाठचर्या हो, निश्चित मूल्यांकन हो, यह नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से क्वेश्चन है दोस्तों। कथन कारक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। इसको अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा स्कोर ला देंगे, और इसमें कुछ होता नहीं है, बस बच्चे थोड़ा सा इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो अभिकथन ए है, कह रहे शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी जो जैसे पूर्व ज्ञान, अब इसमें वही कह रहे हैं ना, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, आप उसे क्या कहेंगे? पूर्व ज्ञान कहेंगे ना। बालक जो पहले से जान रहा है वह पूर्व ज्ञान है। इसमें जो कारण दिया गया है, कह रहे हैं पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बालक कोई चीज़ पहले से जान रहा है और उसे कनेक्ट करके समझेगा तो वो बहुत अच्छा समझ जाता है। इसलिए ऑप्शन में इसमें देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। या फिर सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों। इसमें ए भी सही है और आर भी सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बालक को जब भी पढ़ाना चाहिए तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इसमें कथन दिया गया है बच्चे द्वारा, एक मिनट दोस्तों, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अब इसका जो कारण दिया गया है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। दोस्तों बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। ऑप्शन ए कारण इसका गलत दिया गया है। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, दोनों तो सही है ही नहीं, ऑप्शन ए होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी दोनों सही बता रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं अल्फ्रेडा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश
और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है दोस्तों। किससे? अल्फ्रेडा और आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित किससे सबसे ज़्यादा कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो पहला ऑप्शन है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। एक चीज़ आपको हम पहले बता देते हैं, एक होता है आंतरिक अल्फ्रेडा, एक होता है बाह्य अल्फ्रेडा। इसको आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता देंगे। अब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, उसका सुबह एग्ज़ाम है और रात में 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, तो यह दोस्तों आंतरिक अल्फ्रेडा है। उसे कोई तो फोर्स तो कर नहीं रहा है, नहीं पढ़ो बच्चा, तो वह आंतरिक अल्फ्रेडा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई बालक विद्यालय नहीं जा रहा है, उसके पापा कहते हैं जाओ बेटा विद्यालय जाओ, 5 रुपये देते हैं, वह विद्यालय गया, यह बाह्य अल्फ्रेडा के अंतर्गत आता है। तो इसको आप जानते रहिए। पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। इसका जो सेकंड ऑप्शन है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। थर्ड ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। या फिर लास्ट ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका जो कि ऑप्शन इसमें सी सही होगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए दोस्तों आंतरिक आरोपण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऐसा तो है नहीं कि असफलता के लिए आप बाहरी आरोपण पे जिम्मेदारी करेंगे, नहीं, आंतरिक आरोपण असफलता सफलता के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों? किसकी प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं? तो ऑप्शन हम देखते हैं। छात्रों का सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका। देखिए मानकीकृत यह कैसा पॉइंट है, या निगेटिव पॉइंट है। कुछ पॉइंट आपको हम बीच बीच में ऐसे बताते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में मिल जाए तुरंत आप उसके काट दीजिए, वह ऑप्शन आपका सही होगा ही नहीं अगर पॉजिटिव आंसर पूछा है तो। अगर कहीं ऐसा पूछ लिया क्या नहीं हो सकता, तो फिर जानते रहिए वह सही होगा, क्योंकि वह गलत है। जिसे मानकीकृत केवल, यह सब दोस्तों एक निगेटिव पॉइंट है, इसको जानते रहिए। बीच बीच में आपको हम ऐसे बताते रहेंगे ताकि आप समझते रहिए कि कौन से पॉइंट निगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं। छात्रों को अपनी शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। अब देखिए निष्क्रिय की बात करें, क्या निष्क्रिय? छात्रों को अपने शिक्षकों से निष्क्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए? नहीं। थर्ड ऑप्शन है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है पाठचर्या पूर्ण निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही है, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है दोस्तों? किस पहलू में? आप विकास के किस पहलू में तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या सामाजिक विकास में? दोस्तों सामाजिक विकास में बालक का समाज का विकास होता है, तर्क चिंतन का विकास नहीं होता। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? या फिर नैतिक विकास में दोस्तों मोरल डेवलपमेंट, इसमें नैतिकता का विकास होता है। या फिर गतिक विकास दोस्तों मोटर डेवलपमेंट, ये भी इसमें करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों तर्क चिंतन यह सबका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि खाली जगहें बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है असंतुलन, सेकंड ऑप्शन है निजी वाक, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन, लास्ट ऑप्शन है संगठन। तो जो ले वाइगोत्स्की हैं वह निजी वाक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। कथन है लॉरेंस कोहलर-बर्गर ने नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण क्या है? लॉरेंस कोहलर-बर्गर का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, उसको बताना होगा। पहले लॉरेंस कोहलर-बर्गर के बारे में आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। इन्होंने
जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत में इन्होंने 3 चरण दिए थे और तीनों चरण के 2-2 उपचरण दिए थे, मतलब मिला के 6 उपचरण हो गए थे और 3 इसके चरण थे। इसको जानते रहिए। लॉरेंस कोहलरबर्ग का वीडियो देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट लॉरेंस कोहलरबर्ग के बारे में जान जाएंगे। फिर उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या नहीं करेगी और हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट हम सब उस वीडियो में लिए हैं, हर एक पॉइंट में इसमें सम्मिलित कर दिए गए। आपसे उससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता लॉरेंस कोहलरबर्ग से संबंधित। तो ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर आर ए सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं दोस्तों। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, अगर आपको सब मनोवैज्ञानिक का वीडियो देखना हो तो सबका वीडियो उपलब्ध है, आप सभी का वीडियो देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा षड बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डन के। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसको जानते रहिए। इन्होंने मुख्यतः 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। प्रकार तो और इन्होंने बताया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो पूछा जाता है, तो 8 ही प्रकार से पूछा जाता है। इन्होंने बताया था कि एक आदमी के अंदर अलग अलग प्रकार से बुद्धि हो सकती है। तो किसी का बुद्धि की बात करें तो हम सब हार्वर्ड गार्डनर की जो क्लास किए थे उसमें आपको बताए थे कि इन्होंने किस प्रकार से किसको किस श्रेणी में रखा है। अब अगर यहाँ पे आपको सभी इनके 8 बुद्धि के बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए हम आपको बस इसमें बेसिक जानकारी देंगे। इसमें कह रहे हैं अंतरावैयक्तिक दूसरों के समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। सेकंड ऑप्शन है तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं। थर्ड ऑप्शन है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। फोर्थ ऑप्शन है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। अब देखिए इसमें जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संगीत में प्रदर्शन, जो संगीत में है दोस्तों, उसके अंदर कौन आएंगे? जिन्हें प्रदर्शन या रचना करने का कौशल होता है, वो संगीत में बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है दोस्तों? किसकी बात करें? अधिगम के बारे में सही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो क्या ऐसा है कि अधिगम शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है? सही है दोस्तों, इसमें गलत हेड़ना है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। या फिर लास्ट ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्या ऐसा है दोस्तों? अधिगम उत्पाद नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, जो कि गलत है और गलत के साथ चला जाएगा। यह एक उत्पाद नहीं है। अधिगम सीखना दोस्तों उत्पाद थोड़ी है, यह एक प्रक्रिया होती है जिसे हर बालक होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी चिंतन। सेकंड ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता। थर्ड ऑप्शन है निष्क्रिय अनुसरण। फोर्थ ऑप्शन है प्रतिक्रियाशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसे अब इसमें कह रहे हैं कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऐसा कौन सा चिंतन है जिससे बालक बहुत ज़्यादा चिंतन करता है, बहुत ज़्यादा एक सवाल का बहुत सारे जवाब ढूंढ के दे देता है? तो वह होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन अभिसारी चिंतन जो होता है नेगेटिव पॉइंट होता है। दोनों में अंतर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभिसारी की बात आए, समझिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वह आपके अभिसारी के अंतर्गत आते हैं, जो निबंध होते हैं वह आपके अपसारी के अंतर्गत आते हैं। आप ऐसे अगर कनेक्ट करेंगे तो समझ जाएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे में यही होता है, अभिसारी और अपसारी नहीं समझ पाते। और इससे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था। दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम कोहलरबर्ग के बारे में बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पहले स्तर के पहले चरण में।
सेकंड ऑप्शन है पहले स्तर के दूसरे चरण में। तीसरा ऑप्शन है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या फिर लास्ट ऑप्शन है तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में। तो टोटल दोस्तों 6 चरण थे और कितने स्तर थे? 3 स्तर या फिर 3 चरण या फिर उपचरण, आप समझ सकते हैं इसे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए फर्स्ट ऑप्शन है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। तो जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। यही आपका संबंधित समावेशन के लिए है दोस्तों। वंचित वर्गों के जो, जैसे कोई आपके विद्यालय में कोई वंचित वर्ग से विद्यार्थी आ गया जिसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए, आप उसे हेट नहीं करेंगे, उसको समझेंगे और उसे बढ़ावा देंगे, उसे जागरूक करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन आपके पास मिल गया केवल। केवल क्या है? केवल आपका निगेटिव पॉइंट है, जानते रहिए। जिस भी ऑप्शन में आपको केवल मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है यह व्यापक और सामान्य होती है, तो सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है यह सामयिक और विशिष्ट होती है दोस्तों। इसमें पूछ क्या रहा था? निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो यह फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में दोस्तों, कौन सा सिद्धांत? समीपस्थ सिद्धांत कहता है शैशवावस्था। शैशवावस्था आप जानते होंगे, आपको हम बताए थे जब शैशवावस्था आप किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था होता है जो दोस्तों जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं वह शैशवावस्था के अंतर्गत आती हैं। इस अवस्था में बालक जो है सबसे पहले प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है, फिर माँ उसकी बोलती है उसकी तरफ आकर्षित होता है। सिद्धांत कहता है शैशवावस्था में फर्स्ट ऑप्शन है अंग हाथों पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है विकास सिर से पांव तक होता है। थर्ड ऑप्शन है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। या फिर लास्ट ऑप्शन है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समीपस्थ। इसमें आपको बताना है समीपस्थ सिद्धांत कहता है दोस्तों, यह कहता है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अंग हाथ और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आप यह भी कह सकते हैं कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है, ये भी राइट है, लेकिन केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, यह भी सही है। तो इसमें जो समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है, न कि अलग तरीके से। समीपस्थ सिद्धांत यही कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। कथन ए है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये तो कथन हो गया। कारण जो दिया गया है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर इसमें दोनों सही हैं दोस्तों। ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा दोस्तों? कौन सा मूल्यांकन? रचनात्मक मूल्यांकन। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को एक पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। सेकंड ऑप्शन है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन।
या फिर लास्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है एक मूल्यांकनकारी जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। लास्ट ऑप्शन है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कि राइट आंसर सी होगा दोस्तों, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, यही नहीं माना जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक विकार की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है दोस्तों। ये जिसे पठन वैकल्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो विकार होते हैं डिसलेक्सिया जैसे डिस्ग्राफिया इस प्रकार से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे किसकी बात करें, पठन वैकल्य की बात कर रहे हैं कि कौन विशिष्ट विशेषता कौन सी है पठन वैकल्य से। फर्स्ट देखिए, इसमें आपको इंग्लिश में जानना जरूरी होगा। हिंदी में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको अलग शब्द मिल जाएगा और कहीं अलग मिलता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है रचनात्मक समस्या समाधान की कठिनाई, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समझने में कठिनाई, या फिर स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। अब अगर जाहिर सी बात है तो इसमें पठन वैकल्य से बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड सही सेकंड सही होगा। इसमें शारीरिक की बात तो हो नहीं रही, स्थानिक समझ की बात हो नहीं रही, रचनात्मक की बात तो हो नहीं रही, इसमें पठन वैकल्य की बात हो रही है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। सेकंड ऑप्शन है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। थर्ड ऑप्शन है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं। लास्ट ऑप्शन है वे प्रश्न जो कि पाठ का सारांश मांगते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वादिता एक खाली जगह है स्थिति है, जबकि अक्षमता एक फिर खाली जगह स्थिति है। कैसी स्थिति है उसको आपको बताना है, जैविक है कार्यात्मक है। सेकंड ऑप्शन है कार्यात्मक है या जैविक है, या फिर थर्ड ऑप्शन है क्रियात्मक है या शारीरिक है, या फिर लास्ट ऑप्शन है सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यह दोस्तों वादिता कैसी है, जैविक स्थिति है, एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता दोस्तों कार्यात्मक स्थिति है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है दोस्तों। किसको, संबंध को। पहला ऑप्शन है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। सेकंड ऑप्शन है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। थर्ड ऑप्शन है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। लास्ट ऑप्शन है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है दोस्तों। किस कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे एक आया है अमूर्त चिंतन होता है, एक मूर्त चिंतन होता है। अमूर्त मतलब होता है जैसे अभी आपको हम ऐसा कोई चीज़ बताएं जो चीज़ आपके सामने ना दिखे, आप उसे तर्क करके सोचना है। और एक होता है मूर्त चिंतन, जो चीज़ आपके सामने दिखती रहे उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको चिंतन करना है, ये आपका मूर्त चिंतन कहलाता है। अब इसमें कह रहे हैं कि जब शिक्षक अमूर्त, पहला कक्षाओं में किस प्रकार संसाधित होता है। पहला ऑप्शन है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन है जब शिक्षक औपचारिक भाषा
के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। थर्ड ऑप्शन है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना करते हैं। क्या जो उसकी किसी भी बच्चे की जो भी मातृभाषा है आपको उसको अवहेलना नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरुआत करें। दोस्तों यह भी ऑप्शन गलत है। अभी बालक को आप पढ़ा रहे हैं, कोई संकेत लिख दिए, जैसे प्लस के बारे में बालक नहीं जान रहा है, आप प्लस ऐसे लिख दिए, क्या बालक जान पाएगा यह प्लस है? नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको प्लस के बारे में नहीं पता है प्लस का निशान ऐसा होता है। कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन वही कह रहे हैं जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों प्रतीकों के रूप में शुरू करें। तो ऑप्शन इसमें एक ही बचता है जो कि फर्स्ट है, शिक्षकों को अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए। जो अमूर्त जो चीज़ बालक नहीं जान रहा है, जैसे कंगारू के बारे में अगर हम सब बात करें, अगर बालक कंगारू नहीं जान रहा है तो हम बालक के सामने ऐसा उदाहरण दें जो बालक पहले से जानता हो। जैसे कुत्ता का उदाहरण हम ले लेते हैं। अब कुत्ता तो बालक जानता है ना, कुत्ता अपने रान पड़ोसी घर द्वार में हर जगह देखा है कुत्ता इस प्रकार से होता है। अब हम कंगारू को कुत्ते से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो वह समझ जाएगा। वही कह रहे हैं कि अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अफेड़ा का सही वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अफेड़ा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। सेकंड है अफेड़ा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। थर्ड ऑप्शन है अफेड़ा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। लास्ट ऑप्शन है अफेड़ा जो दंड के भय से आती है। इसमें आंतरिक अफेड़ा की बात कर रहे हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया कि मोटिवेशन दो पर, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य अफेड़ा। अब इसके बारे में आप जानते होंगे कि आंतरिक के श्रेणी में कौन आते हैं और बाह्य के श्रेणी में कौन आते हैं। तो इसमें जो कि आंतरिक की बात करें तो ऑप्शन इसमें सेकंड ही सही होगा, अफेड़ा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, आंतरिक अफेड़ा आपके अंतर्गत आती है तो वही होता है व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण? दोस्तों किसकी बात करें? आलंबन की बात करें। इसमें कुछ पहले कथन दिए गए हैं, फिर ऑप्शन आपको बताते हैं। पहला ए है बोलकर सोचो। सेकंड है संकेतों और इशारों। थर्ड है प्रश्न। फोर्थ है आधा हल किया हुआ उदाहरण। या फिर लास्ट है ये है दोस्तों रटकर दोहराओ। ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं ए और बी सही है, या फिर सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी ई सही है। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, ए बी सी और डी सही है। इसमें ई नहीं सही है। रट कर दोहराओ, देखिए रटन जो प्रणाली है वह नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपको ऐसा कोई भी विकल्प मिल गया जो कि आपको एक भी आंसर पता हो ऐसे क्वेश्चन में, आप सबसे पहले यह समझने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे रट की बात करें, रट का आपका कैसा पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट है। अब जिस पॉइंट में आपका ई ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता। इसमें फोर्थ ऑप्शन। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, तीन में ही आपको चेक करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर थर्ड ही होगा। इस प्रकार से अगर आप छांटने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। कभी कभी तीनों ऑप्शन में आपका मिल जाएगा। जैसे अभी ई की बात करते हैं, अगर तीनों ऑप्शन दो ऑप्शन में होता आपके पास दो में ही मिलता, दो में ही छांटना होता। बहुत हेल्पफुल होता है दोस्तों इस प्रकार से छांटना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसा है दोस्तों? अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, या फिर समीप दूरभुमुखी है। तो दोस्तों विकास कैसा है उसको आपको बताना है, जो कि इसमें करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा दोस्तों, समीप दूराभिमुखी है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच? दोस्तों कैसी? मूर्त की बात करें। अब आपको पता है मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, इसमें तो डाउट है नहीं। मूर्त मतलब जो बच्चे के सामने दिखता रहे, उस पर चिंतन करना होता है, अमूर्त होता है। मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है दोस्तों। पहला है इंद्रियों का समन्वय, सेकंड ऑप्शन है विकेंद्रण, थर्ड ऑप्शन है परिकल्पित तार्किकता, या फिर लास्ट ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व। तो जो कि इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, विकेंद्रण। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, विकेंद्रण।
देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी पॉइंट मिलेंगे, जो पॉइंट टेक्निकल पॉइंट होंगे उसको आपको हम बताते जाएंगे, ताकि अगर आपको सामने कहीं भी वो पॉइंट मिलेगा तो उसको तुरंत याद आ जाएगा। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, जैसे अमूर्त की बात बता देंगे आपको, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए होंगे तो फिर अमूर्त मूर्त इस प्रकार से आपको हमने बताया, कभी समझना नहीं पड़ेगा कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। एकदम सरल शब्दों में आपको बताया गया है कि मूर्त इसे कहेंगे, अमूर्त इसे कहेंगे। जो चीज़ आपके सामने दिखती रहे मूर्त है, जो चीज़ आपके सामने ना दिखे उस पर चिंतन करना हो अमूर्त है। बस ये सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों। और अमूर्त और मूर्त से तो 2 क्वेश्चन दोस्तों हर बार पूछा गया, आप इसी में देख लीजिए, करीब 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही गया अमूर्त और मूर्त से। अगला जो क्वेश्चन है, कहने रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास तो सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है अवसारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संवेदी चालक अवस्था, या फिर लास्ट है पूर्ण चलन अवस्था। जैसे कि जो जिन पियाजे थे 4 अवस्थाएं बताए थे, इसमें से किस अवस्था में आएगी? जिस अवस्था में बात करें जिसमें बालक को यह ना पता रहे कि किस में जान होता है, किस में नहीं होता है। जैसे एक ही बात करें, कोई उसकी मम्मी है, उसे चोट लग गई, छोटे बच्चे को किसी दरवाजे से या फिर कहीं से चोट लग गई तो वह रोने लगा, फिर मम्मी आई, बेटा शांत हो जाओ, हम दरवाजे को मार दे रहे हैं, थोड़ा सा छू दें, बच्चा शांत हो गया, हाँ अब उसको भी लग गया। यह सोच किस अवस्था में डेवलप होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण चलन अवस्था दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको आप इंग्लिश में से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको और बहुत सारे वर्ड मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूर्ण चलन ही अवस्था रहेगा। बच्चे कन्फ्यूजन यही हिंदी के वर्ड से ही हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, आपने हिंदी पढ़ा नहीं समझ पाया, एक बार आप उसका इंग्लिश भी पढ़ने का प्रयास करिए, तो आप समझ जाएंगे कि वह किस अवस्था की बात कर रहे हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, थर्ड ऑप्शन है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, यह लास्ट ऑप्शन है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो इसमें जो बात करें थे, सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है, किसकी वकालत करता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, बी मतलब सेकंड हो गया, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी एक जो छोटा बालक होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है दोस्तों, वह बहुत कुछ विद्यालय जाने से पहले वह कोरी पटिया नहीं होता है, विद्यालय जाने से पहले इतना ज्ञान का भंडार वो लेके जाता है। जो विद्यालय वाले कहते हैं कि हमने बालक को सब कुछ सिखा दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बालक विद्यालय में जाने से पहले बहुत कुछ, इतना ज़्यादा बोलना, समझना, क्वेश्चन कहना, यह सब सीख तब विद्यालय जाता है। ऐसा अगर कभी भी एग्जाम में मिल जाए बालक कोरी पटिया होता है विद्यालय जाने से पहले, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन को कवर किए दोस्तों, जो कि आपके CDP से संबंधित 30 क्वेश्चन थे। ये आपके जनवरी 2024 में जो आपका सीटेड एग्ज़ाम हुआ था, इसी दिन यह पेपर पूछा गया था, इसी को हम सब सॉल्व किए। कल हम सब फिर एक नए इसी का जो इसके बाद मैथ है, मैथ को सॉल्व करेंगे, फिर EVS है, संस्कृत है, हिंदी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को हम सब कवर करेंगे 2011 से लेकर 2024 तक दोस्तों। जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेड एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ हम सब डेली सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको दोस्तों आपके सीटेड एग्जाम के टीचिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपके एग्जाम की तैयारी में यह चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आइए चलिए हम सब यही क्लास समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।